Would like to introduce our speaker for the day, Mr. Hiren Barut. He is an Indian Corporate Law Service Officer. He has done his BCom from HL College of Commerce, Ahmedabad. He was an RBI assistant for 2 years from 2017 to 19 and Gujarat Administrative Service from 2019 to 20. Now I would like to invite our speaker, Mr. Hiren Barut, to begin with the session. थैंक यू आरती। सो आज का जो टॉपिक है वो है कि किस तरह से प्रिपरेशन शुरू करना है। तो मैं भी जब आपके जैसे कॉलेज में था, इन द सेकेंड ईयर मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था और मैं गुजरात से हूँ। तो गुजरात में तो इतना कुछ अवेयरनेस भी नहीं था उस टाइम पे, तो काफ़ी स्ट्रगल रहा था उस टाइम पे क्योंकि कोचिंग क्लासेस ही नहीं थे उस टाइम पे। ठीक है, तो कॉलेज में जब आप हो तो आपके पास एडिशनल टाइम रहता है 2-3 साल का, जब आप प्रिपरेशन एक प्लान वे में शुरू कर सकते हैं। मैं अगर मेरी जर्नी के बारे में थोड़ा बात कर दूं तो शुरुआत में मैंने एक हमारा आर्ट्स कॉलेज था, वहाँ पे कोचिंग दिया जाता था, पर वहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि गुजराती में पढ़ाया जाता था और मैं थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था। वहाँ पे जो फैकल्टीज आती थी वो गुजराती में पढ़ाती थी, तो पूरा ट्रांसलेशन मुझे इंग्लिश में करना पड़ता था। उसके बाद और 2-3 जगह गया, वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम कि गुजराती में कोचिंग अवेलेबल था। तो आज के टाइम में तो हमारे लिए इतना अच्छा है कि ऑनलाइन भी सारी चीजें अवेलेबल है। जब मैंने शुरू किया था 13-14 में तो उस टाइम पे इतना नहीं था। ठीक है, सो यू ऑल आर ब्लेस्ड पीपल कि आपके पास फॉर्चुनेटली बहुत से ऑप्शंस है ऑनलाइन भी अब। ठीक है, शुरुआत में 2 अटेम्प्ट मेरे क्लियर नहीं कर पाया था मैं प्रीलिम्स को, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन भी हुआ था। तो वो ब्रेक लेके मैंने सोचा कि एक बैकअप ले लूं। जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बैकअप प्लान होना बहुत ही रीजनेबल चीज है और बहुत ही सेंसिबल डिसीजन होगा। तो मेरा ये रहेगा कि आप यूपीएससी पे फोकस करिए, पर साथ ही साथ एक बैकअप प्लान भी रखिए आप। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी काफी अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, तो इनिशियली मेरे 3 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा था। सो चीजें कई बार काफी वर्स हो जाती हैं, डिमोटिवेटिंग डिप्रेसिंग भी होता है एक्सपीरियंस। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप प्रिपरेशन तो शुरू कर दीजिए, पर आपका एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए आगे जब जाओ आप। ठीक है, अगर आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हैं तो आपके पास बहुत सारा टाइम है अभी, आपको बिल्कुल प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से आपकी पढ़ाई कर सकते हैं और जब कभी भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करो तो आपका फोकस शुरुआत में बेसिक्स क्लियर करना होना चाहिए कि जो बेसिक एनसीईआरटीज हैं वो आप आराम से पढ़िए और उससे रिलेटेड वीडियोस या कुछ और मटेरियल आपके पास है तो आप आपका फाउंडेशन एक बार क्लियर कर दीजिए। ठीक है, मेन आपका फोकस होना चाहिए हिस्ट्री पे, पॉलिटी पे, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड एनवायरनमेंट। ये 6 मेन सब्जेक्ट है जो प्रीलिम्स में आते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये 6 सब्जेक्ट का एकदम बेसिक फाउंडेशन जो 12th स्टैंडर्ड का है वो अगर आपका क्लियर हो जाता है तो उसके ऊपर फिर आप पूरा कंस्ट्रक्ट कर सकते हो आपका जो एम्पायर करना चाहते हो आप। ठीक है, यूपीएससी का। तो आप जब कॉलेज में फर्स्ट सेकेंड ईयर में हैं तो आपका फोकस होगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ ले अच्छे से, और दूसरा कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग का एक हैबिट डाल दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है बहुत ज्यादा आ रहा है। चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, तीनों स्टेज में करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। एवरी ईयर आप देखोगे कि क्वेश्चंस जो हैं अब स्टैटिक नहीं आ रहे, डायनामिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड दैट कैन बी सॉल्व्ड ओनली थ्रू गेटिंग अपडेटेड बाय रीडिंग करंट अफेयर्स। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में आप इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू जो भी अवेलेबल है और जो भी आपके लिए पॉसिबल है एक्सेस करना वो आप शुरू कर दीजिए। एवरी डे आपको न्यूज़पेपर तो कम से कम पढ़ना है जब आप कॉलेज में हैं। ठीक है, वो अगर आपकी हैबिट डेवलप हो गई तो आपका व्यू पॉइंट भी जो है धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। ठीक है, और जब आप कॉलेज में हैं उस टाइम पे आपको आपका ऑप्शनल डिसाइड कर लेना है। ठीक है, अगर आप बीकॉम वाले हैं, आपको इंटरेस्ट है कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में, तो चाहे अकाउंट्स हो, चाहे स्टेटिस्टिक्स हो, इकोनॉमिक्स भी है, वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। उनको भी आप एक्सप्लोर कर दो, पूरा सिलेबस देख लो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लो 1-2 बार। ठीक है, और आप डिसाइड कर लो कि मुझे कौन सा ऑप्शनल सिलेक्ट करना है आफ्टर माय ग्रेजुएशन, जब मैं यूपीएससी देने बैठूं तब। क्योंकि ऑप्शनल जो है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आपके फाइनल सिलेक्शन में। ठीक है, ऑप्शनल, एथिक्स और एसे, ये 3 पेपर ऐसे हैं जो गेम चेंजर बन गए हैं आज के टाइम में। इसलिए आप ऑप्शनल जो है सिलेक्ट कर लीजिए। आपके 3 साल या 4 साल का जो ग्रेजुएशन है उसमें अगर आपको ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ज्यादा तो उसमें से कोई एक सब्जेक्ट पिकअप कर लो और उसको अच्छे से स्टडी करो ड्यूरिंग कॉलेज। और उसके अलावा भी जो ऑनर्स लेवल का पेपर आता है ऑप्शनल का, तो थोड़ा ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शनल देख लीजिए। ऑप्शनल जब सिलेक्ट करो आप
तो 3-4 चीजें ध्यान रखनी है। पहला तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं कुछ भी कह सकता हूँ और लोग भी आपको कुछ भी कह सकते हैं, पर अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है वो सब्जेक्ट में तो यू विल नॉट बी स्कोरिंग गुड मार्क, राइट। और 1-2 अटेम्प्ट के बाद आप उसको छोड़ दोगे तो वो काफी बर्डनसम हो जाएगा। तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए वो सब्जेक्ट में। दूसरा, आपको जो गाइडेंस चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं आपके पास वो सब्जेक्ट के रिलेटेड। और तीसरा है उसका स्कोरिंग पैटर्न कैसा है, ठीक है। तो ये 3 चीज ध्यान में रख के जनरली ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो काफी सारे ऑप्शंस आपके पास ह्यूमैनिटीज के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, हर एक फील्ड के आपके पास ऑप्शंस हैं। आप कोई भी एक ऑप्शन अच्छे से चूज कर लीजिए। और उसका भी बेसिक्स, अगर आपका ग्रेजुएशन का आप सब्जेक्ट लेते हो तो आपका तैयार होता ही जाएगा, ठीक है। दैट इज अ मोर आइडियल वे ऑफ डूइंग इट कि अगर आपकी ग्रेजुएशन का या सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप उसी को पिकअप कर लो और उसके ऊपर बहुत इंटरेस्ट लेके आप पढ़ो उसको, ठीक है। और एक बार आपका फर्स्ट और सेकेंड ईयर आपका लाइट आपको रखना है प्रिपरेशन, क्योंकि पीटी में जब आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा मींस के बाद तो उसमें आपको आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और कई बार बच्चे जो है वो पढ़ते नहीं है कॉलेज में और उनका फोकस पूरा यूपीएससी पे होता है, तो वो एक बहुत बैड इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि आप 4 साल जिस चीज को पढ़े हो उसका आपका बेसिक्स भी क्लियर नहीं है। तो आपके जो कोर इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप फोकस करके अच्छे से पढ़िए और साथ ही साथ यूपीएससी का बेसिक आप तैयार कर लीजिए फर्स्ट सेकंड ईयर में। जब आप थर्ड ईयर में आते हैं तो फिर आपको आपका जो मोड ऑफ प्रिपरेशन है वो थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा आपको सीरियस बनना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। अभी तक लाइट था, अब आपको उसको और पुरजोर से तैयार करना है, ठीक है। तो थर्ड ईयर में आपको क्या करना है, थर्ड ईयर में आपका एनसीईआरटी क्लियर हो गया होगा तो आपको रेफरेंस बुक्स पढ़ना शुरू कर देना है और 1 से 2 रीडिंग आपका हर एक रेफरेंस बुक का खत्म हो जाना चाहिए। जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम का एक बुक आता है और ओल्ड एनसीईआरटी है एंशिएंट मिडिवल के लिए, वैसे ही ज्योग्राफी के लिए जनरली 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ी जाती है। और एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस का एक बुक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने रमेश सिंह पढ़ा था तो आप और कोई बुक पढ़ सकते हैं। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत का बुक है। तो ये बुक्स आपका जो थर्ड ईयर है उस टाइम पे आपको पढ़ना है और उसको अच्छे से खत्म कर देना है, 1 या 2 रीडिंग आपको कर लेना है, ठीक है। मैं अपनी बात बताऊं तो हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह जो सब्जेक्ट्स थे मैंने पढ़ लिए थे और उस टाइम पे मैंने पेपर्स भी लिख दिए थे मेंस, मतलब मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे तो हिस्ट्री में मुझे बहुत इंटरेस्ट था उस टाइम पे, तो मैंने उसके भी पूरे पेपर्स लिखे थे। तो आप भी जो है आपका बेसिक्स पूरा क्लियर हो जाना चाहिए सेकेंड ईयर तक और थर्ड ईयर में आपको रेफरेंस बुक्स पढ़ना शुरू करना है। जैसे मैंने कहा 5-6 टॉपिक है मेन, उसके बुक्स मैंने आपको बता दिए। तो आप या तो पीडीएफ पसंद है तो पीडीएफ में, या तो परचेज कर लो उसको और उस हिसाब से आप उसको 1 या 2 रीडिंग दे दीजिए, ठीक है। दूसरा ये करना है कि कॉलेज टाइम में काफी लोग ऐसे होंगे, जैसे आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में तो आपको काफी लोग मिल जाएंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एक छोटा सा ग्रुप बना लीजिए 3-4-5 लोगों का, बहुत बड़ा ग्रुप नहीं, और उसमें आप डिस्कस करते रहिए जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, जो कुछ भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, जस्ट वो एक प्रोसेस में आप बने रहिए, ठीक है। यूपीएससी में जितना प्रोसेस में बने रहोगे, जितना आप अच्छी कंपनी में रहोगे जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उतना आपको वो पुश मिलता रहेगा, कंटिन्यूअसली मोटिवेशन मिलता रहेगा टू प्रिपेयर बेटर, ठीक है। कॉलेज टाइम में भी अलग अलग डिबेट्स या क्विज या ऐसी कोई भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज होती है तो उसमें पार्टिसिपेट करते रहिए, उससे आपका जनरल नॉलेज वगैरह बढ़ता रहेगा, आपकी जो स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो डेवलप होंगे जो आपको यूपीएससी में हेल्प करेंगे। और हॉबीज भी आप डेवलप कर लीजिएगा, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे और कोई क्रिएटिव चीज हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि हॉबीज और इंटरेस्ट होना एज सच कंपलसरी तो नहीं है, बट पर्सनालिटी टेस्ट में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप 25-30 साल के और आपकी कोई हॉबी या इंटरेस्ट नहीं है तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क क्रिएट करती है। तो आप दूसरी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होइए जिसमें आपको एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, ठीक है। उससे आपको होगा ये कि जो आपका यूपीएससी का प्रेशर है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा एग्जाम का। और दूसरा ये है कि अगर कोई सीनियर्स हैं आपके ध्यान में तो उनसे आप कांस्टेंट टच में रहिए और उनसे आप आपके डाउट्स जो है क्लियर करते रहिए, आपकी स्ट्रेटेजी उनसे डिस्कस करिए, तो वो आपको कुछ डूज एंड डोंट्स बताते रहेंगे हमेशा, और आपकी स्ट्रेटेजी आप उस हिसाब से मोल्ड करते रहिए एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। वंस आपका कॉलेज खत्म हो जाता है, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा हो गया है, बहुत सॉलिड है, तो आप डायरेक्ट अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपने कॉलेज खत्म किया उसके बाद 1 साल का ब्रेक ले लो और उस ब्रेक में जो है आप अच्छे से उसको, जो आपका फाउंडेशन है उसको बहुत ज्यादा सॉलिड बना दो,
और इफ नेसेसरी कोचिंग भी ले लो। सी कोचिंग इज नॉट कंपलसरी इन यूपीएससी। मैंने 3-4 जगह से कोचिंग लिया था पर मुझे एक भी फ्रूटफुल नहीं लगा। ठीक है, मेरा जितना भी रिजल्ट है वो पूरा का पूरा सेल्फ प्रिपरेशन के ऊपर है। मैंने ऑनलाइन रिसर्च कर करके जो है पूरा क्लियर किया था। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। तो कोचिंग अगर आपको चाहिए, आपको लगता है कि मेरा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप खुद ब खुद पढ़ सकते हैं। अगर आपका ग्रुप अच्छा है 3-4 लोगों का, तो आप आराम से सबके सब क्लियर कर सकते हैं यूपीएससी। कॉलेज एक बार आपका खत्म हो जाए, उसके बाद आपका पहला एम होना चाहिए कि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल आप प्रीलिम्स के बाद करने जाओगे तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। इसलिए बेहतर होता है कि आप पहले से इसको खत्म कर लो। काफी लोग बाद में भी पढ़ते हैं, ठीक है, पर वो अगर आप मैनेज कर सकते हो तो ठीक है। अदरवाइज आइडियल यही होता है कि प्रीलिम्स के पहले आपका ऑप्शनल जो है अच्छे से पूरा पढ़ लो। ठीक है, और ऑप्शनल में भी कोचिंग नेसेसरी नहीं है, आप खुद ब खुद कर सकते हो। मैंने सोशियोलॉजी खुद ही किया था, सिर्फ टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब किया था मैंने। तो पहला काम आपको करना है कि ऑप्शनल खत्म करो। सेकंड काम आपको करना है कि जो जीएस है उसका फाउंडेशन आप ज्यादा स्ट्रांग बनाओ। और जीएस के लिए या तो ऑप्शनल के लिए एक ही मंत्र है, रीड, रिवाइज एंड री रिवाइज। आपको रिवीजन कंपलसरी करना है। जितनी भी अटेम्प्ट आप देंगे, हर अटेम्प्ट में आपको रिवीजन करना होगा, क्योंकि काफी चीजें बदलती रहती हैं। ठीक है, तो वो आपको अपडेट करना होगा आपके नॉलेज में। तो आप कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकती यूपीएससी में, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और जनरली 3 रीडिंग का तो हमेशा कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग जब आप करते हो तो आप बेसिक समझते हो, वो जो भी कंसेप्ट है या तो जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है उसका बेसिक समझोगे। सेकंड रीडिंग जब करोगे तो काफी ऐसी जगह होगी जो अपनी निगलेक्ट कर दोगे फर्स्ट रीडिंग में, वो आप ढूंढोगे, उसको आप समझोगे। और थर्ड रीडिंग में आपका फाउंडेशन बनेगा। तो मिनिमम 13 रीडिंग आपका होना ही चाहिए प्रीलिम्स मेंस में। ठीक है, चाहे वो जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो। तो 3 रीडिंग ना हो तब तक आप कुछ अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि वो आपको बैकफायर कर सकता है। ठीक है, और जब कभी भी आप प्रिपरेशन करो तो 2 चीजें आपके साथ हमेशा होनी चाहिए। एक है आपका डिटेल्ड सिलेबस जो यूपीएससी आपको प्रोवाइड करता है, और दूसरा है प्रीवियस ईयर के पेपर्स। 10 से 15 साल के पेपर्स आपको साथ में रखने हैं, जिसकी वजह से आप पूरा ट्रेंड समझ सके कि किस तरह से पूरा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। काफी बार आपको सेम टू सेम क्वेश्चंस रिपीट होते मिलेंगे प्रीलिम्स में और इवन मेंस में। तो वो चीजें आपको जब आप एनालाइज करोगे खुद ब खुद तभी पता चलेगा। तो दिशा पब्लिकेशन, दृष्टि पब्लिकेशन, इनकी और इवन दिस अरिहंत, इन सबकी प्रीवियस ईयर की बुक्स आती है 10 से 15 साल की। तो कोई भी एक आप ले लीजिए, मैंने दृष्टि का लिया था। तो उससे क्या होगा कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि भाई मुझे ये सब्जेक्ट में ये एरिया में से पढ़ना है। ठीक है, आपको हार्ड वर्क तो करना है, पर साथ ही साथ स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक वर्क करना है। स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक वर्क आप आपका स्ट्रेटेजी जब बनाओगे बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंसेस, तभी आप जो है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे। वरना आप सब कुछ पढ़ोगे जिसकी जरूरत नहीं है। यूपीएससी में कहता है दैट यू नीड टू नो एवरीथिंग अंडर द सन, बट सच में जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कि आपको हर चीज पता होनी चाहिए। हम सबकी एक लिमिट है, एक थ्रेशोल्ड है, जितना हम जान सकते हैं, जितना हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो नो योर लिमिट्स, ट्राई टू पुश देम एज मच एज पॉसिबल, बट देन ऑल्सो आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक जो है अनलिमिटेड चीजें एक्सप्लोर नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको आपकी स्ट्रेटेजी खुद बनानी पड़ेगी कि भाई 10 अलग अलग सब्जेक्ट है तो उसमें मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे हिस्ट्री और पॉलिटी में काफी मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता था प्रिपरेशन में। इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो आप भी देख लीजिए कि जो 6 सब्जेक्ट बेसिक आते हैं प्रीलिम्स में, उसमें से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं। और मेंस में 4 अलग अलग पेपर्स आएंगे जीएस के। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करिए और स्मार्ट वर्क ज्यादा करिएगा। हार्ड वर्क तो करना ही है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट पढ़ना ही है, बट विद इन हार्ड वर्क आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो पॉलिटी में हर एक एरिया में से क्वेश्चन नहीं आ रहे। पॉलिटी में क्वेश्चंस आ रहे हैं बेसिकली फंडामेंटल राइट से, और यूनियन और स्टेट के जो पार्ट्स हैं वहां से मेन क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो उसके ऊपर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। उसका आप 4-5 बार रीडिंग करो, बाकी सबका 2-3 बार करो। ठीक है, रिवीजन के लिए। तो इस हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे आपके फोकस एरियाज कौन से होंगे और आपके स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज कौन से। स्वॉट एनालिसिस, आई थिंक कॉमर्स वाले तो पता ही होगा सबको, स्वॉट एनालिसिस आपको करना होगा कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है आपकी, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपको करना है। जीएस में प्रायोरिटाइज जितना आप करोगे अच्छे से बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स, उतना आपके लिए अच्छा होगा।
और एक चीज ये है कि सी सेट अब तो क्वालिफाइंग हो गया है कि आपको जो है 66 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 200, 66 67, ठीक है। बट काफी लोग उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, और काफी लोग ऐसे भी हैं, मेरे एक फ्रेंड है हमारी सर्विस में, उनके जीएस में 120 के आसपास हो रहे थे, बट सी सेट में ही वाज स्कोरिंग समवेयर बिटवीन 50 to 60, ठीक है। तो ऐसा एक्सपीरियंस आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा साल एक आपको वापस से प्रिपरेशन में देना पड़ेगा, ठीक है। तो सी सेट को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपका बेसिक जो लेवल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे आप एटलीस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स से थोड़ा ऊपर आ जाए, ठीक है। एक बार आपका रीडिंग हो जाए, ठीक है, उसके बाद आप आंसर भी लिखना शुरू कर दीजिए। आंसर राइटिंग जितना आप करोगे उतना आपका डेवलपमेंट होगा। प्रीलिम्स के बाद डायरेक्ट आंसर लिखने जाओगे, थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा उसमें, इसलिए बेहतर ये है कि आप आंसर राइटिंग अभी से करिए। शुरुआत आप ऐसे करिए कि अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो उसमें आपका स्ट्रॉन्ग एरिया जो है उसके 2 या 5 क्वेश्चन ले लीजिए, उसके ऊपर आंसर लिखिए, और पीयर इवेल्युएशन करवाइए। आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनसे आप आपका आंसर्स इवेल्युएट करवाइए। या तो इनसाइट्स, आईएएस बाबा ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे लोग ऑनलाइन आप आंसर्स पोस्ट करते हैं डेली, तो वहां पे आप पोस्ट करके वहां से भी रिव्यू ले सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप बाद में करवाइएगा, शुरुआत में इस हिसाब से आपको आपका फंडामेंटल जो है उसको क्लियर करना, एक फाउंडेशन बना देना है आपको। आंसर राइटिंग हो चाहे प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, सबका आपका बेसिक जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए कॉलेज और कॉलेज के 6-12 महीने तक, ठीक है। एक बार आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, ठीक है, ये अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, फिर आप ऐसे लिखने का भी ट्राई करेंगे। ठीक, आप शुरुआत में ऐसे मत लिखना, वरना आप 2-3 पेज से आगे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो आप जितना करंट अफेयर्स ज्यादा पढ़ोगे और जितना जीएस अच्छे से पढ़ोगे, उतना आप ऐसे में जो है उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से लिख पाओगे। कोई भी एक स्टेटमेंट आपको देंगे, उसको आपको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखना है, उसको आपको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखना है, सोशल एंगल, कल्चरल एंगल आपका जो है, पॉलिटिकल एंगल जो है, ठीक है। फिर सिक्योरिटी का कोई डायमेंशन है क्या, ये अलग अलग डायमेंशन से आपको उसको एनालाइज करना होगा, ठीक है। और फिर आप ऐसे लिख पाओगे। तो ऐसे आपको अटेम्प्ट नहीं करना है शुरुआत में, बट एक बार आपका जीएस बहुत अच्छे से हो गया और आप 6-12 महीने से कंटिन्यूसली रिगरसली न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, फिर आप लिख पाओगे ऐसे अच्छे से। और ये बात हमेशा याद रखना, प्रीलिम्स तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है अब यूपीएससी में, तो आप जो बेसिक बुक्स है उसको अच्छे से पढ़ो और करंट अफेयर्स को मैक्सिमम रिवाइज करो, ठीक है। चाहे वो आप विजन का पढ़ो, चाहे इनसाइट का पढ़ो, खुद के नोट्स बनाओ। करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो उसको आप रिवाइज करते रहिए। और जब मेंस की बात आती है तो मेंस में आपको एथिक्स, ऐसे और ऑप्शनल, ये 3 के ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि ये 3 पेपर के मार्क्स जो है वो जो है बहुत बड़ा चेंज ला रहे हैं आज के टाइम में। जीएस में सबके मार्क्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, 80s या 90s में सबके मार्क्स होते, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। पर ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल, ये 3 पेपर जो है एक बहुत रिमार्केबल चेंज ला सकता है आपके रैंक में और आपके सिलेक्शन में। तो जब कभी भी आप पढ़ो तो ये 3 पेपर को खास इंपॉर्टेंस देके पढ़ना। और जहां तक जीएस की बात है, तो जीएस में तो कुछ फिक्स नहीं है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस, रिवीजन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट फ्रॉम व्हाट यू आर राइटिंग। आपका जो टेस्ट रिजल्ट आ रहा है, जो आपको इवेल्युएट करके दे रहे हैं, उसमें से जो आप फीडबैक आपको मिल रहा है उसको आप इनकलकेट करते जाइए आपके प्रिपरेशन में। तो प्रैक्टिस करिए मैक्सिमम, रिवाइज करते रहिए कंटिन्यूअसली, और इम्प्रोवाइज करिए। ये 3 चीज जो है आपको इट विल हेल्प यू सेल थ्रू दिस ओशन ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। और यूपीएससी का जो एग्जाम है वो आपका रूटीन एग्जाम नहीं है, कभी भी भूल मत करना कि ये एक एग्जाम ही है। इट इज कम्प्लीटली पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, आप उसको वैसे देख के चलिए। अगर आप यूपीएससी में अपना दिल, दिमाग और आत्मा सब लगा देंगे, तो यू विल सी अ नोटिसेबल डिफरेंस in the way you speak, the way you write, the way you think and the way you act, ठीक है। आपको एक कंप्लीट नया स्वरूप आपका देखने मिलेगा। तो एंजॉय द प्रोसेस। यूपीएससी के प्रोसेस में काफी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट हर एक अप्स एंड डाउन्स आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, ठीक है। तो बेसिक फंडामेंटल जो मोटो रहता है वो यही होता है कि आप आपके आइडेंटिफाई करिए स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज को। जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करिए, उसका और ज्यादा रिवीजन करिए, और जो वीक एरियाज है उसके ऊपर वर्क करके उसको भी थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाते जाइए, ठीक है। दिस इज द होल गेम ऑफ यूपीएससी।
आप बुक्स अलग अलग पढ़ सकते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल बुक्स पढ़ते हैं एक ही सब्जेक्ट के लिए, हर अटेम्प्ट में बुक्स चेंज करते हैं। तो ये सब चीजें आप मत करिएगा। जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स हैं वही आपको पढ़नी है और वही हर कोई पढ़ता है, ठीक है। हर अटेम्प्ट में बुक बदलना इज वेरी डिजास्ट्रस एंड सुसाइडल भी हो जाएगा कई बार वो, क्योंकि आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे उस चीज को। कई बार आपको मार्केट से ऐसे न्यूज मिलेंगे, रूमर्स आएंगे कि भाई ये बुक में से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो यूपीएससी हर बार नए बुक में से क्वेश्चंस पूछेगा, आप कितना चेंज करोगे, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड का टेक्निक होता है, उससे आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है और प्रीलिम्स में वही आपको काम आएगा आगे, ठीक है। तो ये बेसिक आपका होना चाहिए कि आपको आपके बेसिक्स क्लियर करने हैं। अभी तो बेसिक्स क्लियर हो जाए, बाद में आपको ऑप्शनल सिलेक्ट करना है। ऑप्शनल एक बार सिलेक्ट हो गया, फिर ऑप्शनल का जो क्रक्स है, मतलब जो थिंकर्स हैं, मेन थिंकर्स, जैसे ह्यूमैनिटीज में बहुत सारे थिंकर्स होते हैं और पर्सपेक्टिव्स होते हैं, तो उसको आपको अलग से समझ लेना है और उसके ऊपर आपको जितना हो सके उतना डीप रीडिंग करना है। देखिए जीएस में जो है आपका विड्थ इंपॉर्टेंट होता है कि कितना डाइवर्स आपने पढ़ा है अलग अलग टॉपिक्स को, ठीक है। अलग अलग बुक्स में से नहीं, अलग अलग टॉपिक्स जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना आपका होराइजन ब्रॉडन होगा। पर जो ऑप्शनल है उसमें आपको ब्रेथ भी देखना है और डेप्थ भी देखना है, ठीक है। अलग अलग टॉपिक्स भी पढ़ने हैं और हर एक टॉपिक को डीप में भी पढ़ना है, जबकि जीएस में सिर्फ आपको अलग अलग टॉपिक का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, यही मंत्र है। और अदर देन दैट आप पढ़ते रहिए, और कुछ भी होगा तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो वी कैन ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। आई थिंक हाउ टू अवॉइड लेजीनेस एंड रिमेन कंसिस्टेंट इन स्टडीज। देखो लेजीनेस कब आता है, जब आपका इनर मोटिवेशन कम हो, या तो फेलियर जो है आपके ऊपर बहुत हावी हो जाता हो, ठीक है। तो अगर आपका इनर मोटिवेशन नहीं है तो आपको उसका कुछ खुद ही सोचना होगा। फेलियर का जहां तक बात है, जैसे मैंने कहा कि यूपीएससी में एक तो वैकेंसीज कम हो रही है, और वैकेंसीज कम होने के बाद आप देखोगे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रहा है हर जगह, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको कहा एक बैकअप प्लान आप रखिए कि आपकी फैमिली और आप खुद भी निश्चिंत हो जाए कि अगर यूपीएससी नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, तो देयर इज समथिंग टू फॉल बैक अपॉन, ठीक है। तो वो सब चीजें जो आपकी एंजाइटीज है फ्यूचर से रिलेटेड, वो कम हो जाएगी, तो आप अच्छे से फोकस कर पाओगे। तो बैकअप प्लान होना इज वेरी सेंसिबल इन प्रेजेंट डे टाइम्स। 3 बेसिक मंत्रास फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल स्टूडेंट्स। सोशियोलॉजी में बेसिक मंत्र ये है कि आपके जो थिंकर्स हैं, ठीक है, वेस्टर्न में कार्ल मार्क्स, दरखाइम, वो सब है, और इंडियन में आपका एम एन श्रीनिवास है, योगेंद्र सिंह है, और जीएस घुरिये वगैरह हैं। तो वो आप अच्छे से क्लियर करो, और इसके अलावा और भी कुछ कुछ थिंकर्स होंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके आंसर राइटिंग में, जैसे अंबेडकर है, ठीक है, जैसे सुरजीत सिन्हा है, जैसे आपके सबल्टन पर्सपेक्टिव्स के थिंकर हैं अलग अलग। तो और भी कुछ थिंकर्स को एक्सप्लोर करो आप। दूसरा होगा कि जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है, जब आप आंसर लिखो तो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से आंसर मत लिखो कि सिर्फ फंक्शनल एस्पेक्ट बता दिया आपने सोसाइटी का। फंक्शनल, कन्फ्लिक्ट, पोस्ट मॉडर्न, जितने भी पर्सपेक्टिव्स हैं उसको आप अच्छे से समझ लो। और जो डायनामिक क्वेश्चंस आ रही है सोशियोलॉजी में, क्या हो रहा है पेपर 2 में इंडियन सोसाइटी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डायनामिक आ रहे हैं, ठीक है। जो आप बुक्स में पढ़ोगे वो नहीं होगा, बुक्स का जो आपका नॉलेज है उसको आप कैसे इनकॉर्पोरेट करते हो, ठीक है। जैसे कोई भी योजना आ गई गवर्नमेंट की, तो वो आपको पूछ लेंगे कि ये योजना को सोशियोलॉजिकली आप एनालाइज करिए, तो वो तो आपको कोई बुक में मिलेगा नहीं। तो जो आपने पर्सपेक्टिव और जो थिंकर्स पढ़े हैं उसको उससे आपको एसोसिएट करना है, ठीक है। और तीसरा ये रहेगा कि चाहे सोशियोलॉजी हो चाहे जीएस हो, रीड, रिवाइज एंड री रिवाइज, गिव टेस्ट एंड इनकॉर्पोरेट द फीडबैक एंड अगेन रिवाइज। ये स्ट्रेटेजी हर जगह काम आएगी, चाहे जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो, ठीक है। वर्किंग प्रोफेशनल, अगेन रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो मैंने कहा कि आपको पहले से आपका बेसिक्स तो क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। बेसिक अगर आपको लगता है आप जॉब करने वाले हो या तो कर रहे हो, तो पहले आप आपका बेसिक्स क्लियर कर दीजिए। दूसरा कि जब आप जहाँ जॉब करने जा रहे हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर है तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। इसलिए मैंने अलग अलग एग्जाम्स दिए थे और मेरे 3 पीओ के एग्जाम्स क्लियर हुए थे। एक में फाइनल सिलेक्शन हुआ था, दूसरे में जो है दूसरे 2 में इंटरव्यू कॉल्स आ गए थे, और एक आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम क्लियर हुआ था। आरबीआई असिस्टेंट का क्लियर हुआ इसलिए मैंने वही चूज किया क्योंकि मुझे यूपीएससी में वो हेल्प करता है, क्योंकि वर्कलोड काफी कम होता है एज कम्पेयर टू पीओ। तो आप भी ऐसा ही कोई प्रोफेशन चूज करो, अगर आप दिल से सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो तो ऐसा प्रोफेशन अभी के लिए सिलेक्ट कर लो जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े प्रिपरेशन पे।
ठीक है, और जहाँ पे वर्कलोड कम हो, तो आप प्रिपरेशन पे ध्यान दे पाए। तो जॉब ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए पहले। अगर जॉब ऐसी आ गई है जहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट है टाइम निकालना, तो आप वीकेंड्स का मैक्सिमम यूज करिए, जो हॉलीडेज आ रही है उसका मैक्सिमम यूज करिए। और अगर आपका फाउंडेशन अच्छे से क्लियर हो गया है तो जॉब करते करते भी आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। और दूसरा, जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनको रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे थोड़ा ध्यान देना है। आपके चाहे सुपीरियर हो चाहे आपके कलीग्स हो, उनसे आप रिलेशन अच्छा बना के रखिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में जो है, मैं जब आरबीआई में था तो काफी बार ऐसा हो जाता था कि मुझे छुट्टियां मिलने में प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि रिलेशन इतने अच्छे से मैनेज किए थे मैंने। और कई बार फ्रेंड्स भी हेल्प कर देते थे काम में। ठीक है, तो जितना आप रिलेशन अच्छे से मैनेज कर दोगे ऑफिस में, उतना आपको प्रिपरेशन में भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा स्ट्रेटेजिक रहिए आप। देन आई डोंट वांट टू चूज माय ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। हाँ, तो ठीक है, जैसे मैंने भी बीकॉम किया हुआ है पर मैंने सोशियोलॉजी लिया था, तो आप ले सकते हैं। बट वही है कि आप सिलेबस एक बार देखिए कि वो सिलेबस में क्या क्या कंटेंट्स हैं और उसमें आपको इंटरेस्ट आता है कि नहीं। नाम देख के अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो। ठीक है, अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे तो फिर आपको क्या करना है कि जो पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं उसको आपको लेना है और उसका सिलेबस आप देख लो एक बार, और उसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लो। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है, सोशियोलॉजी है, फिलोसफी है, दिस आर एंथ्रोपोलॉजी है, ये भी पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमैनिटीज के। तो अगर आपको लगता है कि ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट मुझे इंटरेस्ट नहीं करता, तो ये 4-5 सब्जेक्ट्स है, उसको आप एक्सप्लोर करो। या तो अगर आपको लिटरेचर बहुत पसंद है तो लिटरेचर में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है। हाउ टू फिगर आउट विच पर्टिकुलर टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। देखो, टॉपिक इंपॉर्टेंट कोई बुक से नहीं पता चलेगा, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स जितने आप देखोगे तो कुछ कुछ एरियाज जो है रिपीट होंगे। जैसे एंशियंट हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन हर 1-2 साल में आपको मिलेंगे, तो फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप इकोनॉमिक्स की बात करो तो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो बैंकिंग वाला जो सेक्शन होगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि आप एक बुक ला दीजिए जिसमें 10-12 साल के या 15 साल के क्वेश्चंस हैं। उससे आपको पता चलेगा कि मेरी स्ट्रेटेजी में मुझे कहाँ पे चेंज करना है, कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है, कहाँ पे कम फोकस करना है। इज इट मैंडेटरी टू हैव अ बैकअप प्लान। बैकअप प्लान आपके ऊपर है, आपको कितना कॉन्फिडेंस है। देखो, 2-3 बार आपका क्लियर नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है डगमगा जाता है थोड़ा, तो 1-2 अटेम्प्ट तक तो ठीक है, आप मत रखिए बैकअप प्लान, बट थोड़ा आप उतना भी एकदम एक्सट्रीम मत चले जाना। ठीक है, कि यूपीएससी नहीं होगा तो मतलब 5 साल 10 साल उसी में डाल देंगे, वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। ठीक है, और आपके साथ आपकी फैमिली की भी एंग्जाइटीज बढ़ जाएगी फिर, तो ऐसा ना हो, इसलिए प्रिपरेशन अच्छे से करो, बट बैकअप प्लान। और देखो, आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो आप और भी एसएससी के एग्जाम हो चाहे बैंकिंग के एग्जाम आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से आप डाइवर्ट कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, बट इस तरह से भी आप कर सकते हो। कोई प्रोफेशनल कोर्स करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप दूसरा एग्जाम देके श्योर हो जाओ कि अगर यूपीएससी नहीं होगा तो ये है जिससे मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ और अच्छी लाइफ जी सकता हूँ। हाउ टू प्रिपेयर फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, वो तो आपको जिसने इकोनॉमिक्स लिया उसी से पूछना पड़ेगा, मुझे बहुत आइडिया नहीं है। न्यूज़पेपर रीडिंग की इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। देखो, पहले तो न्यूज़पेपर आपको ऐसा लेना है जो आपको एकेडमिकली हेल्प करे। टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह आपको बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है, आपको मसाला खबरें आपको मिलेगी। ठीक है, तो आपका फोकस होना चाहिए या तो इंडियन एक्सप्रेस या तो द हिंदू, ये 2 स्टैंडर्ड है। ठीक है, द हिंदू थोड़ा लेफ्टिस्ट ज्यादा है उसकी आइडियोलॉजी में, तो आप इंडियन एक्सप्रेस जो है थोड़ा सेंटर माना जाता है आइडियोलॉजी में, वो एक्सट्रीम व्यूज नहीं देगा आपको। तो इंडियन एक्सप्रेस मेरे हिसाब से एक डिजायरेबल न्यूज़पेपर है। उसमें आपको फोकस करना है, जो ओपिनियन पेज आता है और एडिटोरियल का पेज आता है उसके ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि उसी से आप जो है एक पर्सपेक्टिव डेवलप करोगे जो न्यूज आ रही है उसका। ठीक है, कि अलग अलग लोग अलग अलग आइडियोलॉजी से किस तरह से एक ही सिचुएशन को देखते हैं। ठीक है, उससे तुम भी अपना एक व्यू पॉइंट डेवलप करोगे और वो आपको मेंस में हेल्प करेगा और इंटरव्यू में हेल्प करेगा। प्रीलिम से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उसके लिए आप कोई भी मैगजीन सब्सक्राइब कर लो, या तो विजन वगैरह का ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो मंथली मैगजीन आती है उसके ऊपर फोकस करो, और मेंस के लिए आप एडिटोरियल और ओपिनियन पेज है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी। देखो, एनसीईआरटी पहले तो आपको सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। काफी लोग कहते हैं कि आपको 6 to 12 सारी एनसीईआरटी पढ़नी है। मैंने पढ़ा था पर मुझे लगा इट वाज नॉट फ्रूटफुल। ठीक है, सॉरी। तो आपको हिस्ट्री में पढ़ना है एनसीईआरटी सबसे पहले, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है हिस्ट्री में फॉर
एंशियंट एंड मिडिवल इंडिया, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। दूसरा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आपको 6 to 12 एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, सिर्फ 10th 11th और 12th का एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। साइंस में बायोलॉजी का बेसिक्स आप क्लियर कर लो, 6 to 10th का पढ़ के हो जाएगा। अदर देन दैट इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल थियरी है, पॉलिटी, उन दोनों में आपको सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, एक या दो एनसीईआरटी है जो काम की है। इकोनॉमिक्स में इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके है, ठीक है, वो आप पढ़ लो अच्छे से। और पॉलिटी में 2 एनसीईआरटी है, मुझे नाम याद नहीं है अभी, एक 10th की है और एक शायद 12th की है। एक का नाम है पॉलिटिकल थियरी और एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो इतनी एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है, सारी की सारी नहीं पढ़नी है। दूसरा, एनसीईआरटी में से नोट्स बनाने हैं, हाँ बनाना है। आपका जो रेफरेंस बुक होगा, देखो जीएस में अगर आप नोट्स नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा, क्योंकि जो बुक्स आ रहे हैं चाहे लक्ष्मीकांत हो चाहे स्पेक्ट्रम, वो नोट्स के फॉर्म में ही है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में से जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सिर्फ आपको ऐड कर देना है बाद में, ठीक है। अभी आप उसको हाईलाइट कर दो और बाद में जब आप रेफरेंस बुक पढ़ो तो उसको ऐड कर देना टॉपिक वाइज। जैसे 1857 रिवॉल्ट है, तो एनसीईआरटी में से कुछ नया फैक्ट मिल गया तो उसको आप सिर्फ ऐड कर दो पीछे। हाउ मेनी प्रीवियस ईयर करंट अफेयर्स वी हैव टू कवर फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट। देखो जनरली 1 साल का करंट अफेयर्स इज सफिशिएंट, ठीक है। प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, 1 साल का करंट अफेयर्स आपको सफिशिएंट रहेगा। आई वॉच डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फ्रॉम यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब में ओनली आईएएस करके एक है चैनल, वो आई थिंक फॉर 30-40 मिनट्स में आपको पूरा हिंदू पेपर का एनालिसिस दे देता है, तो वो सही रहेगा। अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, या तो आपको लैंग्वेज टफ लग रहा है, तो आप ऐसे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे चैनल्स हैं, इसलिए जो स्टैंडर्ड चल रहा है उसको ही फॉलो करना, अदरवाइज आप थोड़ा डिफ्लेक्ट कर जाओगे आपके पास से। तो ओनली आईएएस मैंने देखा था, इट वाज सफिशिएंट, इट वाज गुड। न्यूज़पेपर में कौन सी न्यूज़ पे फोकस करना है? पॉलिटिकल न्यूज़ पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है। कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कुछ भी आ रहा है बिल्कुल फोकस मत करो। ओपिनियन और एडिटोरियल पेज पे ध्यान दो। दूसरा ध्यान आपको देना है कि लोकल आपका जो एरिया है, आपका स्टेट या आपका रीजन जो है, उसमें कुछ डेवलपमेंट हो रही है तो वो देखते रहो, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। इसके अलावा एनवायरमेंट साइंस से रिलेटेड कुछ अपडेट आती है, कोई सबमिट हो गया या तो कुछ नया डिस्कवरी हो गया, वो सारी चीज़ों पे ध्यान देना है आपको। और इकोनॉमिक न्यूज़ जो है उसका उतना नहीं है, वो ठीक है। इकोनॉमी का जो पेज है उसमें मोस्टली ऐसी न्यूज़ आती है जो डे टू डे अपडेट्स होती है, ठीक है, तो वो आप अवॉइड कर सकते हो। आपका मेन फोकस एडिटोरियल, ओपिनियन पेज, साइंस और एनवायरमेंट से रिलेटेड जो अपडेट्स आ रही हैं उसके ऊपर, और गवर्नमेंट स्कीम्स, इसके ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए। फिर है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आईएएस एंड आईएफएस। आईएएस जो है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसमें पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो पॉलिसी मेकिंग है, गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभाला जाता है। और आईएफएस जो है वो फॉरेन सर्विस है, उसमें हमारे डिप्लोमेसी जो है, इंडियन डिप्लोमेसी, इंडिया के रिलेशंस विद इट्स नेबर्स एंड अदर ग्लोबल कंट्रीज, वो मैनेज किया जाता है। वो उनका स्फीयर ऑफ और डोमेन ऑफ एक्सपर्टीज है, ठीक है। हाउ टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग एज ए बिगिनर। जैसे मैंने कहा कि आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको आप फोकस करो पहले। शुरुआत में आप बहुत टफ क्वेश्चन लोगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे, इसलिए बेहतर है आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसके ऊपर फोकस करिए। 2-3 क्वेश्चन लो, ज्यादा नहीं, और टेक योर टाइम, 15 मिनट 20 मिनट सोच के आंसर लिखो, ठीक है। कोई रश नहीं है अभी आपको, बिकॉज आप बिगिनर हो, आपको अभी थॉट प्रोसेस डेवलप करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। इसलिए शुरुआत में बहुत जल्दबाजी मत करना, कभी आराम आराम से जाना, ठीक है। और उसको आपके फ्रेंड्स जो सीरियसली प्रिपेयर करें उनसे इवैल्यूएट करवा लो, ठीक है। उसके बाद तो फिर टेस्ट सीरीज वगैरह है ही आपके पास। इंग्लिश क्वालिफाइंग कैसे तैयार करें। इंग्लिश का पेपर जो काफ़ी सिंपल और इजी होता है, तो उसका आप टेंशन ना लो। आप बेसिक इंग्लिश आप न्यूज़पेपर पढ़ लेना, थोड़ा मतलब 10-15 दिन का न्यूज़पेपर आप पढ़ लोगे ना अच्छे से बिफोर योर एग्जाम, तो भी क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इतना है कि आपका थोड़ा बेसिक ग्रामर वगैरह जो है, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन, उसके ऊपर थोड़ा काम कर लेना, तो आपका इंग्लिश क्वालिफाइंग आराम से निकल जाएगा, उसमें उतना कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। Someone told me there is only 65-70 topics in mains and 115 in prelims. इतना नहीं है, आप खुद देख लो सिलेबस यूपीएससी का, तो प्रीलिम्स में अराउंड 7 से 8 टॉपिक दिए हुए हैं,
ठीक है, उसका सब डिवीजन डेफिनेटली है, बट यूपीएससी में उतना डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया गया कि आपको कौन सी बुक में से पढ़ना है, कौन कौन से एरियाज पढ़ने हैं। जैसे उन्होंने कह दिया कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, तो उसमें कुछ भी आ सकता है जो हुआ है, ठीक है। तो वो तो कोई एक बुक कभी कवर नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने कहा कि स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़िए, आप टेस्ट दीजिए, उसमें से आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसका आपको आइडिया जाएगा। और टॉपिक्स जो है प्रीलिम्स में कम है, मेंस में ज्यादा है, क्योंकि मेंस में 4 पेपर है जीएस के और ऑप्शनल भी है आपका। हाउ टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप तब देना जब आपका रिवीजन अच्छे से हो गया है, ठीक है। आप शुरुआत में मॉक टेस्ट दोगे तो आपका स्कोर बहुत कम आएगा, तो मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल नहीं देना है अभी। मॉक टेस्ट आपका 6-8 महीने हो जाए प्रिपरेशन का अच्छे से सीरियस वाला, फिर आपको देना है, ठीक है। और उसमें सब्जेक्ट वाइज आते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज ही आपको देना है, फुल पेपर मत देना पहले से। सीसेट की प्रिपरेशन के 2-3 क्वेश्चन है। सीसेट में आप देखो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हो, ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो थ्रू आउट, तो इंग्लिश के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। बट अगर आप नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से वर्नाक्यूलर में पढ़े हैं या तो हिंदी में पढ़े हैं, तो फिर आपका फोकस होना चाहिए मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो ट्रिकी आते हैं काफी। 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे, पर जो बाकी के 2 होंगे ना उसमें आप फंस जाओगे, ठीक है। तो आप मैथ्स या रीजनिंग उस दोनों के ऊपर फोकस करो। और मैथ्स में भी कुछ कुछ एरियाज है जहां से क्वेश्चन आते हैं, हर एक पूरा का पूरा आर एस अग्रवाल या कोई बुक नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। रीजनिंग में भी सेम है, रीजनिंग जो है फिर भी सिंपल होता है, बट इंग्लिश और मैथ्स थोड़ा ट्रिकी होता है यूपीएससी सीसेट में। तो आप आर एस अग्रवाल अरिहंत पब्लिकेशन का बुक आता है दोनों के लिए, वो आप ला दीजिए। और इंग्लिश भी आप बेसिक तो तैयार कर ही लीजिए, क्योंकि इंग्लिश जो है प्रीलिम्स में भी आएगा आपको और मेंस में भी आएगा, ठीक है। तो उसको आप अवॉइड मत करना, निगलेक्ट मत करना बिल्कुल। आपका जो बेसिक इंग्लिश है वो आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो आगे भी आपको हेल्प करेगा। एंड वी शुड कंप्लीट जीएस फर्स्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट। मैं कहूंगा आप ऑप्शनल कर दो सबसे पहले, क्योंकि जीएस तो पढ़ना ही है आपको, ठीक है। ऑप्शनल कौन सा लेंगे वो सिलेक्ट कर दोगे पहले से, तो आपका एक जो एंग्जाइटी है बहुत ऑप्शनल वो कम हो जाएगा, ठीक है। आपको टेंशन नहीं रहेगा। पहले ऑप्शनल सिलेक्ट कर लो, ठीक है, कि ये ऑप्शन है। उसका बेसिक जो थियरीज हैं, बेसिक थिंकर्स, उसको पढ़ लो खाली, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, ठीक है। वो अगर हो जाएगा ना तो फिर आप जीएस के ऊपर पूरा फोकस करो, चलेगा। पर प्रीलिम्स के पहले आपका ऑप्शन हो जाना चाहिए, चाहे पहले पढ़ो चाहे बाद में पढ़ो, बट प्रीलिम्स के पहले आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाना चाहिए रिवीजन के साथ एक बार, ठीक है। चाहे जीएस पहले पढ़ो ऑप्शनल पहले पढ़ो, उतना फर्क नहीं पड़ता, बट मैं ये हमेशा ही रेकमेंड करता हूँ ऑप्शनल आप पहले खत्म कर दो, क्योंकि ऑप्शनल जो है काफी आपको एक नई हाइट पे ले जा सकता है आपके स्कोर्स में, ठीक है। जीएस उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। कैन वी राइट ऑप्शनल इन लोकल लैंग्वेज? हाँ, आपको जो लैंग्वेजेस हैं शेड्यूल 8 की, उसमें से आप कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। बट लोकल लैंग्वेज में अगर आप ह्यूमैनिटीज के ऑप्शन लेने जाते हैं तो फिर स्टडी मटेरियल वगैरह का प्रॉब्लम होता है। तो हिंदी भी ठीक है, बट अदर लोकल लैंग्वेजेस उसमें जैसे गुजराती है, तो गुजराती में सोशियोलॉजी का मटेरियल इतना अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो वो आपको कॉल लेना होगा कि मुझे लोकल लैंग्वेज में मटेरियल अवेलेबल है, गाइडेंस अवेलेबल है, मैं जो आंसर लिखूंगा वो चेक करने वाला कोई है कि नहीं, ठीक है। तो वो सब अगर आपके पास है तो आप लोकल लैंग्वेज में ऑप्शनल और जीएस दोनों लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इंग्लिश या हिंदी लेना। फिर है व्हाट इज गुड सोर्स फॉर प्रीवियस ईयर मींस सॉल्व्ड क्वेश्चन। देखो मेंस के सॉल्व्ड क्वेश्चंस का मतलब मैं नहीं रेकमेंड करूंगा, मैं ये कहूंगा कि आप जो टॉपर्स हैं उसके बुकलेट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ वर्जन में, वो डाउनलोड करके आप पढ़िए सिर्फ, ठीक है। क्योंकि जो पब्लिकेशन वाले उनका आंसर्स उतना अप टू द मार्क नहीं होता है, तो आप उसमें पैसे और टाइम मत इन्वेस्ट करिए। What was your thought process when you were continuously failing to clear the prelims? How did you cope up with all the stress? देखो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट जो है ना वो नहीं होता, तो वो ऑब्वियस है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम लोगों का निकलता है। सेकंड अटेम्प्ट जब फेल होता है तो थोड़ा स्ट्रेस बनने लगता है, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा कि फेलियर जब रिपीट होता है तो आपको बीच में एक डोज चाहिए, ऑफ डोज ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो मैंने बीच में 2 महीने का ब्रेक लेके बैंकिंग का प्रिपरेशन किया, एंड मैंने 4 अलग अलग बैंकिंग के एग्जाम निकाल दिए, तो उससे वापस से मोटिवेशन बूस्ट हो गया, ठीक है। तो दो स्मॉल डोजेज ऑफ सक्सेस विल हेल्प यू ओवरकम फेलियर। और ठीक है, आपका बिलीफ होना चाहिए अपने आप में, और दूसरा ये है कि अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए कि भाई मुझे सिविल सर्वेंट बनना है कैसे भी करके, 2 साल नहीं तो 4 साल बाद भी, ठीक है। वो अगर इनर मोटिवेशन है तो आप बन जाओगे, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। What is balanced or good answer of this question in interview? Why we select you? What are alternatives?
if you wouldn't get the selection. Why should you select, why we should select you? तो उसके लिए आपका आंसर देखो, आपकी जो अच्छी क्वालिटीज हैं, ठीक है, एज अ पर्सन और एज अ प्लानर, वो आपको बतानी है कि किस तरह से आपने कॉलेज में कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे, उसको मैनेज किया था, या तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है, वो कैसा है। आपके जो जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको आपको हाईलाइट करना होगा, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि आप अगर आईएएस ऑफिसर बनते हो तो जो गवर्नमेंट स्कीम है उसको आपको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है और दूसरों से काम करवाना है। तो अगर आपने इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किया है तो वो आपका एक प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। अगर वो नहीं है तो आप ये कह सकते हो कि आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, आई बिलीव इन डूइंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन, ठीक है। इसके अलावा आई एम ऑनेस्ट एंड आई एम अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। तो ये आपके पॉजिटिव जितने भी आप बताओगे उतना आपके फेवर में रहेगा। बट ऐसे क्वेश्चंस अब पूछे नहीं जाते, ठीक है, जनरली व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू एंड ऑल दोस थिंग्स। वो जो आप आंसर देते हो दूसरे क्वेश्चन से, उसी से उनको पता चल जाता है कि आपका लेवल कितना है। शुड वी रीड डेली न्यूज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? बिल्कुल नहीं, अवॉइड करो। एग्रीकल्चर बिल के बारे में कुछ है तो एग्रीकल्चर बिल क्या है और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव्स के उतना ही पढ़ना है, अलग अलग पार्टी का क्या ओपिनियन है वो आपको नहीं पढ़ना है। लैंग्वेज ऑफ, if you are writing our exam in English then it is compulsory to give your interview in English only, ऐसा कुछ नहीं है। आप इंटरव्यू जो है अलग लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखिए आप, बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं है बोलने में इंग्लिश में देन यू कैन गो फॉर हिंदी और अदर लैंग्वेज ऑल्सो। वो एक ट्रांसलेटर बीच में बिठा देते हैं वो लोग, ठीक है। अगर आप इंग्लिश ऑप्ट करते हैं फॉर इंटरव्यू और अगर आपको बीच में लगता है कि इसका आंसर मैं हिंदी में अच्छे से दे पाऊंगा, या तो हिंदी में देना पड़ेगा क्योंकि और लैंग्वेज तो सब नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर मैं हिंदी में अच्छे से दे पाता हूँ तो आपको बोर्ड का परमिशन लेना है कि सर या मैडम जो भी है, विथ योर काइंड परमिशन इफ यू अलाउ आई वांट टू आंसर इट इन अ बेटर वे इन हिंदी। अगर आप ऐसे कहोगे रिक्वेस्ट करके तो जनरली एक दो बार वो लोग अलाउ करते हैं आपको, ठीक है। तो कौन सी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप देख लो। इंटरव्यू में कोई ऐसा बात नहीं कि इंग्लिश आना ही चाहिए आपको, ठीक है। वी शुड डू आवर स्टडी ऑन डेली रूटीन बेसिस और डेली सेट टारगेट बेसिस। देखो डेली टारगेट्स रखना अच्छी बात है, वीकली टारगेट्स रखो और मंथली टारगेट्स रखो। पूरा ईयर का प्लान बनाने मत बैठ जाओ, ठीक है। काफी लोग पूरा ईयर का प्लान बनाते हैं तो उतना फिजिबल नहीं होता। मंथली प्लान भी ठीक है, मंथली प्लान को वीकली प्लान में ब्रेकअप कर दो और वीकली प्लान को डेली प्लान में, ठीक है। आपको अगर पता है आपका शेड्यूल क्या रहने वाला है तो आप अच्छे से बना सकते हैं। और उसमें जो है 6-8 घंटे का स्टडी अगर आप करते हो रेगुलर तो दैट इज फाइन। और एक सजेशन ये मैं आपको जरूर दूंगा कि आप एक सब्जेक्ट को कंटिन्यूस मत पढ़िए, दो सब्जेक्ट आप कोई भी ले लीजिए, ठीक है, उसको पढ़ते रहिए तो आप कहीं भी मोनोटोनस आपको फील नहीं आएगा, ठीक है। एक दिन में 2 मत पढ़िए बट 2 दिन के बाद सब्जेक्ट चेंज करते रहिए। जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी का थोड़ा बहुत कनेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी और साइंस में थोड़ा कनेक्शन आपको मिल जाएगा और ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में मिल जाएगा आपको। तो वो 2 सब्जेक्ट आप साथ में पढ़िए, ठीक है। उससे एक जो इंटर लिंकेज है ना वो डेवलप हो जाएगा आपका और वो आप आंसर में अच्छे से लिख पाओगे। व्हाट आर मेन क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन इंटरव्यू एज इट इज वेरी मच हाइड दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट। देखो यूट्यूब पे जो इंटरव्यू बताते पहले उनको फॉलो मत करना कभी भी, क्योंकि आपको बताएंगे कि सिर्फ 1% लोग इसका आंसर दे पाए थे, ऐसे सब आपको मिलता रहेगा। व्हाट्सएप में भी आएगा, यूट्यूब में भी आएगा। ऐसे कोई क्वेश्चन आपको अनकंफर्टेबल पूछे नहीं जाते जनरली, ठीक है। ऐसा आप देखोगे ट्रांसक्रिप्ट लास्ट 2-3 साल में तो किसी को ऐसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ना ही इतना डिफिकल्ट पूछा जाता है। अगर पूछ भी लेते हैं तो आप बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ बता देंगे कि सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस इशू, आई विल रीड ऑन इट। और अगर वो कुछ एड ऑन करते तो उनको थैंक यू बोल दीजिए, ठीक है। तो आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस आर गॉड। और इंटरव्यू में जो है ना मेनली आपको आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस कुछ है, अगर आपने कहीं जॉब किया है, आपका हॉबीज या इंटरेस्ट क्या है और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये 4-5 एरियाज है जहां से मेन क्वेश्चंस आते हैं आपको, और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, एंड करंट अफेयर्स। ये 5-6 एरिया है जिसमें से इंटरव्यू में मोस्टली सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर ही फोकस करिए आप। देखो अनुज राय ने क्वेश्चन पूछा है, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स तो हर कोई सेम ही पढ़ता है। जैसे आप किसी भी टॉपर को देखोगे तो हिस्ट्री के लिए या तो बिपिन चंद्रा जनरली पढ़ते हैं या तो स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। पॉलिटी के लिए मोस्टली आज सब लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, कुछ लोग डीडी बसु पढ़ते हैं। तो बुक्स तो सेम ही पढ़ते हैं, तो रिजल्ट अलग कैसे है? तो रिजल्ट अलग आता है कितना ज्यादा रिवाइज करते हो आप,
ठीक है। रिवाइज करने के बाद कितना टेस्ट देते हो, टेस्ट देने के बाद उसमें से जो आपको पता चला कि कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हो ऑप्शन टिक करने में या तो आंसर लिखने में, जितना आप इम्प्रोवाइजेशन करोगे उतना आपका जो परफॉर्मेंस है वो निखर के बाहर आएगा। ठीक है। हिंदी इंग्लिश कोई भी दे सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, हमेशा याद रखो, चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, चाहे आपका लैंग्वेज हो आंसर राइटिंग का या इंटरव्यू का, या और भी कुछ चीज हो, जितना कंफर्टेबल आप हो उतना अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे। अगर आप ही कंफर्टेबल नहीं हो तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, मैं कुछ भी बता दूं आपको। ठीक है। तो आपका कंफर्ट लेवल जो है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो आपका मेन होना चाहिए फोकस, जिसके हिसाब से आप डिसीजन लो। ठीक है। लाइफ में बुक पढ़ते हैं कुछ टाइम बाद ऐसा क्यों लगता है कि आज हमने कुछ नहीं पढ़ा? अच्छा, पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ नहीं पढ़ा, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो आपका ध्यान कहीं और होता है। ठीक है। तो कीप अ चेक ऑन योर माइंड कि जब आप पढ़ रहे हो तो आंखों के साथ दिमाग भी वहीं पे है। ठीक है। अगर वो है तो फिर इतना आपको फील नहीं आएगा। दूसरी जो थॉट्स है उसको मत आन दीजिए। ट्राई टू डू सम मेडिटेशन, ब्रेथिंग टेक्निक्स का यूज करिए फोकस इंप्रूव करने के लिए। डू यू हैव टू लर्न thoroughly एनसीईआरटी एंड हैव टू गो थ्रू इट ओनली? एनसीईआरटी जो मैंने कहा ना, आपका एक फाउंडेशन बना देगा। ठीक है। पढ़ोगे तो अच्छा है, नहीं पढ़ोगे तो आपको कहीं और से आपका फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो एनसीईआरटी पर तो इट इज गुड। कॉलेज टाइम और प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करें? तो कॉलेज में इतना तो कौन सा काम है आपको, आई थिंक उतना कॉलेज में अगर आप लेक्चर्स में अच्छे से ध्यान दे पाओगे तो आप आराम से एग्जाम्स क्लियर कर पाओगे। ठीक है। तो कॉलेज के बाद का जो टाइम है प्रिपरेशन में, मैंने कहा ना फर्स्ट सेकंड ईयर है तो आपको बहुत लाइटली पढ़ना है। आपका दो ही फोकस होना चाहिए। एक आपका है कि न्यूज़पेपर पढ़ो रोज, जिसमें 1-1.5 घंटा जाएगा शुरुआत में आपका। दूसरा है कि ऑप्शनल चूज कर लो, आपको कौन सा ऑप्शनल चाहिए। ठीक है। ऑप्शनल का सिलेबस देखो, उसका प्रीवियस ईयर पेपर देखो, थोड़ा आइडिया आपको आ जाएगा। और तीसरा एक एनसीईआरटी जब टाइम मिले वीकेंड्स पे, ठीक है, 2-3 घंटे वो पढ़ लो। इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है प्रिपरेशन फर्स्ट सेकंड ईयर में, तो मुझे नहीं लगता अनमैनेजेबल है। और थर्ड ईयर में आपको थोड़ा रेफरेंस बुक्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो वो आप मैनेज कर लीजिए, इट्स नॉट दैट बिग अ डील। टेल अस समथिंग अबाउट आईसीएलएस। ये जो है इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस है। जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान रखता है, और जो पॉलिसी मेकिंग है सेक्रेटरीट में जाके पॉलिसी बनाते हैं, और जब फील्ड में होते हैं तो वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वैसे कॉर्पोरेट लॉ सर्विस जो है कंपनी से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उसको एग्जीक्यूट करती है ग्राउंड पे, और जब मिनिस्ट्री में पोस्टिंग होता है तो उसको उसमें अमेंडमेंट्स लाना और नई पॉलिसी लाना कंपनीज के लिए। ठीक है। वो काम है। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रॉड्स जो होते हैं, ठीक है, चाहे सत्यम का हो, चाहे आज आप देखोगे एसएफआईओ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी आईसीएलएस के ऑफिसर्स पोस्टेड होते हैं कि जो भी कॉर्पोरेट फ्रॉड्स हो रहे हैं इंडिया में उसको इन्वेस्टिगेट करना, वो एक जॉब है आईसीएलएस ऑफिसर्स का। ठीक है। और जितने भी लॉ है उसके साथ कंपनीज कंप्लाई कर रही है नहीं, उसको चेक करना, उसका इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का और उनके ऑफिस का, ये सारा जो है आईसीएलएस के तहत आता है काम। ठीक है। तो ओवरऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक से हो रहा है या नहीं कोई कंपनी में, उसको देखने का काम आईसीएलएस ऑफिसर्स का है। हाउ टू हैंडल पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज हाउ टू गेट आइसोलेटेड। देखो, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे तो काफ़ी इवेंट्स आप मिस कर दोगे। ठीक है। मेरा तो ऐसा हुआ था, जब मेरा जीपीएससी का एग्ज़ाम था उसी दिन मेरे कजिन की शादी थी, तो एग्ज़ाम देने के बाद मेंस का एग्ज़ाम था, 7 बजे या 8 बजे मैं पहुंचा उसके शादी में, तो शादी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आई थी। तो कुछ आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, बट इट इज़ वर्थ इट। अगर आप जब आप क्लियर कर लोगे तो आपको फील होगा वो। ठीक है। तो फैमिली भी अगर अंडरस्टैंड मतलब समझ ही जाएगी वो, जब आप पढ़ोगे तो उनको खुद को पता चल जाएगा कि आप स्ट्रगल कर रहे हो अभी, तो दे विल सपोर्ट यू। एंड एनी मोर क्वेश्चंस? हाउ कैन आई इवैल्यूएट माय आंसर्स फ्रॉम मेंस एज आई डोंट हैव एनीबॉडी टू हेल्प विद इट? जैसे मैंने आपको कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है आज के टाइम में, तो इनसाइट से आईएएस बाबा है, उसमें आप डेली आंसर्स लिखिए 2-3, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। डू वी नीड टू अवॉइड सोशल सर्कल? सोशल सर्कल अवॉइड करने की आवश्यकता नहीं है, बट जब प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रिपरेशन के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए आपका। ठीक है। बाद में बाकी सबको टाइम देना है, पहला आपका फोकस, पहला आपका प्रायोरिटी आपका प्रिपरेशन होना चाहिए।
ठीक है, एंटी सोशल मत बन जाना, बट थोड़ा आपको टाइम जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा सोशल एक्टिविटीज का। एंड शुड वी स्टार्ट स्टडीइंग बुक्स डायरेक्टली और शुड वी मेक स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग द सब्जेक्ट फर्स्ट? पहले पढ़ तो लो सब्जेक्ट में क्या है, फिर स्ट्रेटेजी बनाना। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट स्ट्रेटेजी बिना पढ़े नहीं बना सकते आप। हाउ टू हैंडल यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीएससीज? देखो, स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम है वो आप आराम से निकाल सकते हो अगर आप यूपीएससी पढ़ते हो। जैसे जीपीएससी के लिए मैंने कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं किया था, ठीक है, और गुजरात का हिस्ट्री ज्योग्राफी भी मैंने बहुत बेसिक पढ़ा था, जो स्टैंडर्ड बुक से वो नहीं पढ़ पाया था मैं, क्योंकि टाइम नहीं था। स्टिल आई गॉट 7th रैंक इन जीपीएससी एग्जाम्स, तो इट्स डूएबल। बस आपका यूपीएससी का जो फाउंडेशन वो अच्छे से होना चाहिए। देखो, टेस्ट सीरीज है ना, मेंस का तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मेंस में आप जो आंसर लिखते हो आपको लगेगा कि मैंने सब कुछ लिख दिया है, पर जब आप इवेल्युएट करवाओगे, आप टेस्ट सीरीज ना करो और आप ऑनलाइन जैसे मैंने कहा इनसाइट्स वगैरह में लिखो, तो उससे भी आपको ओपिनियन मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिकली साउंड है, आपके पास फाइनेंशियल बैकअप है इतना, ठीक है, फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रांग है आपके, तो आप करवा लीजिए। अगर नहीं है तो ऑप्शंस है आपके पास आज, ठीक है, इनसाइट्स है, आईएएस बाबा है, उसमें आपको मिल जाएगा आराम से। और वो भी नहीं है तो आप आपका ग्रुप बना लीजिए 4-5 लोगों का, और उसमें आप इवेल्यूएट करवाइए। ठीक है, क्योंकि हर एक का अलग पर्सपेक्टिव होगा आंसर लिखने का, तो आप उसको ऐड करते जाइए। टेस्ट सीरीज हमेशा ऑप्शनल में तो आप करवा लेना, ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा। जीएस में अगर आप पॉसिबल नहीं है फाइनेंशियली तो इट्स ओके, बट ऑप्शनल में आप करवा लेना। Thank you so much, sir, for such an informative talks. It will really help us a lot.